सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मार्केटिंग ऑफ सर्विसेज के आज के इस ई लेक्चर के सेशन में आप सब बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज अपन लेक्चर नंबर 39 मार्केटिंग ऑफ इंश्योरेंस सेक्टर, इसके बारे में अपन बात करेंगे। आपको याद होगा कि लास्ट लेक्चर में अपन ने अपना यूनिट नंबर 5 जो कि मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ है सर्विस सेक्टर की, वो अपन ने स्टार्ट कर दिया था। और उस वक्त अपन ने लेक्चर नंबर 38 में जो सबसे पहले पढ़ा था वो था अपना फाइनेंशियल सर्विसेज। तो हमने देखा था कि फाइनेंशियल सर्विसेज को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, बैंकिंग और इंश्योरेंस। तो अपन ने बैंकिंग सर्विसेज और उससे रिलेट चैलेंजेस को कैसे कॉप अप करना है, कम अप करना है, ये अपन ने देखा। कैसी स्ट्रेटजी सेगमेंटेशन वो लोग यूज़ करते हैं वो अपन ने देखा। मार्केटिंग में 7 P's को कैसे इस्तेमाल करते हैं ये अपन ने देखा। आज जो अपन बात करेंगे वो है हमारा मार्केटिंग ऑफ इंश्योरेंस सेक्टर। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सेगमेंटेशन स्ट्रेटेजी अपन देखें इंश्योरेंस सेक्टर की, तो हमने यहाँ पे इंश्योरेंस सेक्टर को 3 बेसिस पे सेगमेंट किया हुआ है। सबसे पहला ऑन द बेसिस ऑफ रीजन। रीजन है अपना डोमेस्टिक या इंटरनेशनल। फिर हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट क्या है? इंश्योरेंस प्रोडक्ट है, क्योंकि पूरा इंश्योरेंस सेक्टर है। और फिर हमने सेगमेंट किया ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड। डिमांड का मतलब है वो ग्रुप्स जो कि पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा करते हैं, यानी ग्रुप को भी हमने डिमांड के हिसाब से क्या किया, सेगमेंट कर लिया है कि कौन से ग्रुप को कौन से प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा रहती है। उस बेसिस पे भी हम क्या कर रहे हैं, उसको डिमांड पे हमने सेग्रीगेट कर लिया। अब देखते हैं कि मार्केटिंग मिक्स कैसे यूज़ किया जाता है। सबसे पहले आता है प्रोडक्ट। देखिए प्रोडक्ट क्या है इंश्योरेंस सर्विस बिजनेस के अंदर कि ऑर्गेनाइजेशन जो भी फाउंड कर रही है, जो कि वो प्रोडक्ट जो सेल आउट हो सकते हैं, जिसको वो अपना प्रोडक्ट मान रही है, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस हो, चाहे वो जनरल इंश्योरेंस हो, चाहे ऑटोमोबाइल इंश्योरेंस हो, ये सारी के सारी उनकी क्या है, प्रोडक्ट्स। क्योंकि ये सर्विसेज भी ऑफर कर रही हैं और ये सर्विस के रिगार्डिंग क्या है, सर्विस इंडस्ट्री है, इसलिए इनके यही प्रोडक्ट्स हैं जो कि सेल होंगे। देन आता है प्राइसिंग। इंश्योरेंस सेक्टर में जो प्राइस दिया जा रहा है, इट इज़ कंसर्न विद द प्रीमियम चार्ज अगेंस्ट द पॉलिसीज़। वो प्रीमियम जो हम इस सर्विस के इंश्योरेंस पॉलिसी को देने के बाद उनसे हम पर ईयर के बेसिस पे प्रीमियम करवाते हैं, ये उनका इंटरेस्ट चार्ज। या हम जैसे क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं, क्रेडिट फैसिलिटी दे रही है, तो उस पर हम कुछ कमीशन उनको दे रहे हैं या कमीशन चार्ज कर रहे हैं। कुछ अंडर राइटिंग्स हो रही हैं तो उस पर कुछ हो रहा है, कंसल्टेंसी दी जा रही है उसके ऊपर इंश्योरेंस में, तो हम चार्ज पे कर रहे हैं। तो कोई भी उस इंश्योरेंस पॉलिसी को जिसको हमने प्रोडक्ट समझ के सेल किया है, उसके बदले में जो हम फैसिलिटीज़ उनको दे रहे हैं, बेनिफिट दे रहे हैं, जो सर्विसेज दे रहे हैं, उसमें जो हम चार्ज कर रहे हैं उसको हम प्रीमियम के तौर पे देख रहे हैं और यही हम उसको प्राइस में कैलकुलेट करते हैं। फिर आता है प्लेस। जब हम इंश्योरेंस ऑफिसेज बनाते हैं, अपनी ब्रांचेस देखते हैं, तो एक ब्रांच मैनेजर को इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि सबसे पहली चीज़ कि ब्रांच की स्मूथ एक्सेसिबिलिटी हो, इजीली लोग वहाँ तक पहुँच सकें, इजीली वो लोगों के कांटेक्ट में आ सकें। इसके अलावा उस इंश्योरेंस ब्रांच ऑफिस के अंदर हर एक फिज़िकल या इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी होनी चाहिए जो एक कस्टमर सोच सकता है, जो एक कंज्यूमर को चाहिए रिगार्डिंग द इंश्योरेंस पॉलिसी। जैसे क्लेम डिपार्टमेंट होना चाहिए, एक लोन अप्रूवल होना चाहिए, या प्रीमियम के रिगार्डिंग कोई क्वेरी हो, एक कैशियर होना चाहिए जहाँ पे प्रीमियम लोग जमा कर सकते हो, एक पॉलिसी की मैच्योरिटी की इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग, पॉलिसी बॉन्ड के पेपर्स देने के लिए, एनओसी देने के लिए, ये सारी चीज़ों को दिखाने के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी एक कंज्यूमर के लिए रिक्वायरमेंट है उस ब्रांच ऑफिस में, वो सारी चीज़ें वहाँ पे प्लेस में होने चाहिए। फिर आता है प्रमोशन। प्रमोशन यहाँ हम नंबर ऑफ़ मिक्सेस को लेके कर रहे हैं। जैसे एडवर्टाइजमेंट के थ्रू भी प्रमोशन किया जा सकता है, पब्लिसिटी करके भी, सेल्स प्रमोशन स्कीम्स के थ्रू भी, और पर्सनल सेलिंग के थ्रू भी क्या हो सकता है, हम अपने इंश्योरेंस जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, उसके बारे में हम प्रमोशन कर सकते हैं। फिर आता है पीपल।
देखिए आजकल कंप्यूटर्स का यूज़ बहुत ज़्यादा हो गया। फैक्सेस, सोशल साइट्स, ईमेल, इंटरनेट, इंट्रानेट सर्विसेज, इनका आपकी क्वालिटी ऑफ सर्विसेज पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ने लग गया। तो आपके यहाँ जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं वो इन सब चीज़ों में परफेक्ट होने चाहिए। इसके अलावा जो सर्विसेज आप जो प्रोडक्ट उनको सेल आउट कर रहे हो, तो उन एम्प्लॉयज़ को हर एक पॉलिसी के बारे में एप्रोप्रिएट नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि जब कंज्यूमर आपके उस प्लेस पे आके कांटेक्ट करेगा तो उसको सबसे पहले इंटरेक्शन तो वो आपके एम्प्लॉय से ही करेगा। तो एम्प्लॉय की वहाँ हर पॉलिसी की नॉलेज का होना उसको ज़रूरी है। देन आता है प्रोसेस। देखिए इंश्योरेंस के अंदर क्योंकि पर्सन ने जितने साल का भी अपनी पॉलिसी ली थी, आफ्टर द मैच्योरिटी डेट उसको पैसा टाइमली चाहिए। तो जो ये प्रोसेस का जो आपका सिस्टम है, इस प्रोसेस को बहुत कम टाइम में और स्मूथ के साथ कंज्यूमर को पैसा मिल जाना चाहिए ऑन डेट, तब हमारा प्रोसेस इसमें अच्छा माना जाता है। और पेमेंट भी जो आपने बताया पॉलिसी में, जो आपके एजेंट ने एम्प्लॉय ने बताया था जब उसने पॉलिसी ली थी, वही पॉलिसी का अमाउंट उसको मिलना चाहिए, तभी आपका कंज्यूमर का आपके इन सर्विसेज पे ट्रस्ट और डेवलप होता है। फिर आता है फिजिकल एविडेंस। देखिए सर्विस सेक्टर के अंदर फिजिकल एविडेंस भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले कर रहा है, क्योंकि आजकल क्या है, लोग पॉलिसी बाय मेल भी मंगा लेते हैं। आप लोग भी देखते होंगे कई बार मेल के थ्रू आपके पास पॉलिसी की PDF कॉपी आ जाती है। कुछ लोग ऑनलाइन भी रेफरेंस कर लेते हैं। तो कई बार आपका एनकाउंटर जो होता है वो इस बेसिस पे होता है कि जब आप कंपनी या तो खुद आप कस्टमर से मिलने जा रहे हैं या कस्टमर आपको बुलाए, तो फिज़िकल एविडेंस यह है कि वो कॉपी, वो पेपर वर्क सब कुछ कंप्लीट होना चाहिए इन इंश्योरेंस सेक्टर। देन हम बात करेंगे हमारी हेल्थ सर्विसेज के रिगार्डिंग। हेल्थ सर्विसेज में देखिए आपके क्लिनिकल ट्रेड्स आ सकते हैं जो ट्रायल पे शुरू होते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस भी आ सकता है, मेडिकल जो इक्विपमेंट्स बनाने वाली कंपनी है, हॉस्पिटल्स भी आ जाते हैं, ये भी हेल्थ सर्विसेज के अंदर आते हैं। तो यहाँ हमने जो सेगमेंट स्ट्रेटेजी यूज़ करी है वो हमने दो बेसिस पे करी है। सबसे पहले यूज़ करी है पेशेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर। तो यहाँ जो हमने पेशेंट को कैरेक्टरिस्टिक्स बाय किया है वो क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ डेमोग्राफिक, यानी एज के हिसाब से, जेंडर के हिसाब से, इनकम लेवल के हिसाब से। साइकोग्राफिक भी किया है, और उनका हेल्थ सर्विसेज यूज़ करने का जो पैटर्न है, कुछ लोग रेगुलरली करते हैं, कुछ क्वार्टरली, कुछ हाफ ईयरली, कुछ एनुअली, कुछ एक टाइम पीरियड के बाद करते हैं। तो इस पैटर्न पे भी हम इनको सेगमेंट कर सकते हैं। फिर आता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रैक्टिसेस, मार्केटिंग प्रैक्टिसेस, जैसे कॉम्पिटिटिव पोजीशनिंग। आजकल देख रहे हैं कि ऑल ओवर इंडिया में अगर हम देखें एटलीस्ट 97 तो इंश्योरेंस कंपनी इंडिया में अवेलेबल है। ऐसे ही हेल्थ इंडस्ट्री भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन में बढ़ता जा रहा है, और इन 2 सालों के पेंडेमिक के अंदर तो हेल्थ सर्विसेज बहुत ज़्यादा बढ़ी है, या इनका बिजनेस बहुत ज़्यादा बढ़ा है, या बहुत ज़्यादा ये ऑपरेशंस में आए हैं। तो कौन सा पर्सन, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन कितना कॉम्पिटिटिव एडवांटेज रख रहा है, क्या उसकी पोजीशनिंग है, इस बेसिस पे भी हम देख सकते हैं, मार्केट शेयर की बेसिस पे देख सकते हैं। फुल सर्विस वर्सेस स्पेशलिटी, आपने देखा होगा कुछ हेल्थ सर्विसेज सारी डिजीज़ को लेके कवर करते हैं, और कुछ स्पेशलाइज्ड एक का डिजीज़ को लेके कवर करते हैं। फिर आता है पेमेंट प्लान। जैसे हमने देखता है हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर अगर कोई पर्सन ऐसा है जो कि एक लमसम अमाउंट प्रीमियम एक बार में भर सकता है तो वो एक बार में भर रहा है। कोई पर्सन ऐसा है जो क्वार्टरली बेसिस पे भर सकता है तो क्वार्टरली है। कोई पर्सन कह रहा है कि नहीं मैं तो मंथली बेसिस पे करूँगा EMI, तो वो मंथली बेसिस पे भी रहा है। तो हम इस बेसिस पे भी क्या पेमेंट प्लान उनके लिए बना सकते हैं। अब हम देखते हैं कि कैसे हम इनकी मार्केटिंग मिक्स को यूज़ करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे प्रोडक्ट से। तो यहाँ हम देख रहे हैं वो प्रोडक्ट जिसमें आपका जो मार्केटिंग कंसल्टेंट है वो आपको बता रहा है कि कंपनी को कौन सा बिजनेस सही समय पे करना चाहिए, यानी कौन सा प्रोडक्ट हमें मार्केट में सेल आउट के लिए ले जाना है। तो इसके लिए हम एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि क्या जो ये हमारा करंट का जो प्रोडक्ट और सर्विस है, क्या इसके अकॉर्डिंग ही हमारी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज डिज़ाइन है, और ये क्या अभी मार्केट के लिए अप्रोप्रिएट है, परफेक्ट है, और कस्टमर इसको ख़रीदेगा, सुनेगा, वही प्रोडक्ट आप मार्केट में लेके जाइए रिगार्डिंग द हेल्थ सर्विसेज।
यदि आपको कोई प्रोडक्ट या सर्विस को सेल करने में डिफ़िकल्टी आ रही है तो आप अपने बिज़नेस में ऑनेस्टली बात करिए कि आपके बिज़नेस में कहीं स्ट्रैटेजी या प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। क्या आप सही कस्टमर को सही समय पे सही प्रोडक्ट बेच रहे हैं? यदि आप देख रहे हैं कि आज जो प्रोडक्ट मार्केट में ऑफ़र आप कर रहे हैं, क्या ये आप अगेन दोबारा कभी मार्केट में लाएंगे या वन टाइम लेके आए हैं? आप अपने कॉम्पिटिटर को भी एनालाइज कर लीजिए, क्या यही प्रोडक्ट और सर्विस क्या आपका कॉम्पिटिटर उससे सुपीरियर दे रहा है या आप उसे सुपीरियर दे रहे हैं? और यदि आपको लगता है कि नहीं वो सुपीरियर है तो आपको अपना सुपीरियरिटी एंगल देखना पड़ेगा। मार्केट में सुपीरियर चीज़ें ही आपको उनको देनी पड़ेंगी। फिर आता है प्राइस यहाँ पे एक फॉर्मूला है। डेवलप द हैबिट ऑफ कॉन्टिन्यूली एग्जामिन एंड री एग्जामिन द प्राइसेस। क्योंकि मार्केट में मेडिकल जो हेल्थ सर्विसेज हैं ये देखिए हर दिन डे बाय डे चेंजेस होती रहती हैं। तो यहाँ आपको अपने प्रोडक्ट और सर्विस की प्राइसेस को डेली बेसिस पे या ऑफनली इसको इवेल्युएट करना पड़ेगा, एग्जामिन करना पड़ेगा, तभी आप मार्केट में उस प्रोडक्ट को सेल आउट कर पाएंगे। कभी कभार आपको प्राइसेस कम भी करनी पड़ेंगी तो कभी कभार आपको प्राइसेस बढ़ाने भी पड़ेंगे। कई कंपनी देखिए प्रॉफिटेबिलिटी के लिए क्या करती हैं कि वो अपने एफर्ट्स को ज़्यादा नहीं लगाते कुछ चीज़ें प्रोड्यूस करने में। वो जैसे ही अपने प्राइस को बढ़ाते हैं ना, वो अपने कस्टमर्स को खो देते हैं। जबकि होना ये चाहिए कि यदि आप एफर्ट्स और रिसोर्सेज बढ़ा रहे हैं, बेनिफिट बना रहे हैं, कस्टमर को लग रहा है कि ये एडिशनल है, तभी आप अपने प्राइसेस को रेज़ करिए, वरना प्राइसेस को रेज़ मत करिए। कभी कभार आपको अपने टर्म्स एंड कंडीशन भी चेंज करनी पड़ती हैं, क्योंकि जिस तरीके से आप अपने पेमेंट टर्म्स और प्राइसेस को लगा रहे हैं तो कभी कभार वो आपको मंथली बेसिस पे तो कभी कभार आपको ईयरली बेसिस पे भी करना पड़ेगा, क्योंकि हर कस्टमर हर तरीके का नहीं होगा। तो आप क्या कर सकते हैं, कई बार इंटरेस्ट भी आप चार्ज करते हैं, तो यदि आप कैश डिले करवा रहे हैं, पेमेंट डिले करवा रहे हैं, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, इंटरेस्ट लगा सकते हैं उस पर। कभी कभार आपको एडिशनल बेनिफिट भी उनको देना पड़ता है ताकि आप अपने कस्टमर के सामने ज़्यादा अट्रैक्टिव हो सकें। और अगर आपको लगता है कई बार कस्टमर से डीलिंग करने में कि आपको फ्रस्ट्रेशन आ रही है या कोई दिक्कत है, तो आप उस एरिया को थोड़े समय के लिए छोड़ दीजिए। वापस से आपको क्या करना पड़ेगा, उसको रीविज़िट करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कोई एक एरिया पर्टिकुलर कस्टमर का सेगमेंट है जो कि आपकी इस प्रोडक्ट को लेके फ्रस्ट्रेट हो रहा है, तो उस सेगमेंट को छोड़िए, थोड़े टाइम के बाद हम उसको दोबारा अप्रोच करेंगे। बी ओपन टू द पॉसिबिलिटीज़। जितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं उसको हमें देखना पड़ेगा करंट प्राइस स्ट्रक्चर के साथ आपके लिए करंट मार्केट में क्या अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है। तो यही है बच्चों लेक्चर आज का। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।